India has now surpassed Japan to become the world's fourth largest economy in the world. It is now worth more than $4 trillion. कि हेलो दोस्तों, भारत ने अभी अभी $4 ट्रिलियन का जीडीपी मार्क पार कर लिया है। India is poised to become the world's fourth largest economy in the world. मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। हमने यूनाइटेड किंगडम को पीछे छोड़ दिया है, हमने जापान को हरा दिया है और अब हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत हैं। ये है भारतीय आर्थिक चमत्कार। यहाँ तो है ना? नहीं यार सुनो, $4 ट्रिलियन से खुश होना ठीक है, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि इंडिया जापान, यूके या फ्रांस जैसा बिल्कुल भी नहीं दिखता। और गलत मत समझो, ये एक बड़ी उपलब्धि है, लेकिन माइलस्टोन के बारे में बात ऐसी है कि कभी कभी ये प्रगति के निशान होते हैं और कभी कभी ये सिर्फ बेहतर रोशनी में रखे गए कब्र के पत्थर होते हैं, क्योंकि $4 ट्रिलियन के इस दिखावे के पीछे एक खामोश खतरा छुपा है जो पहले ही मलेशिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका और थाईलैंड जैसे देशों को दबा चुका है। और मैं ये नहीं कह रहा, ये खुद वर्ल्ड बैंक ये कह रहा है। इस जाल को मिडिल इनकम ट्रैप कहते हैं। इंडिया में, ब्राजील में काफ़ी उम्मीद है कि देश मिडिल इनकम से हाई इनकम की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन असल दुनिया में ऐसा नहीं हुआ है। इसका मतलब है कि हम मिडिल इनकम वाले देश रहेंगे और हमारी ग्रोथ धीमी पड़ जाएगी जब तक कि हम डिमांड के नए स्रोत नहीं बढ़ा पाते। सीधे शब्दों में कहें तो हम साउथ कोरिया नहीं बनेंगे, हम चीन नहीं बनेंगे, हम ब्राज़ील बनेंगे, हम साउथ अफ्रीका बनेंगे। हम एक मध्यम आय वाला देश है जिसमें गरीबी में बड़ी संख्या में लोग हैं। सालाना आमदनी महज $2,900 है। इस हिसाब से भारत की रैंकिंग काफ़ी नीचे आती है। तो जीडीपी की चमक धमक दिखाने से पहले हमें ये समझना होगा कि भारत पहले से ही 2 हिस्सों में बटा हुआ है। जहां एक भारत $4 ट्रिलियन जीडीपी की खुशी मना रहा है, वहीं दूसरा भारत ये सोच रहा है कि महीने के आखिरी तक 400 रुपए कैसे चलाए। जहां एक भारत स्टार्टअप बना रहा है, वहीं दूसरा भारत अभी भी टॉयलेट ढूंढ रहा है। जहां एक भारत बाली घूमने जा रहा है, वहीं दूसरी भारत अभी भी साफ पानी के लिए 5 किलोमीटर चलती है। और ये दोनों भारत असली हैं। ये एक ही सड़क पर, कभी कभी एक ही घर में भी मौजूद हैं। और सच्चाई ये है कि $4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के साथ भी 2 भारत होना कोई सफलता की कहानी नहीं है। ये एक अधूरी कहानी है, लेकिन अच्छी बात ये है कि हम इसे ठीक कर सकते हैं। और आज के केस स्टडी में हम वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट का इस्तेमाल करेंगे ताकि आपको समझा सकें कि भारत आखिर क्यों फेल हो रहा है। मलेशिया, साउथ अफ्रीका और ब्राजील ने कौन सी आर्थिक गलती की थी जो उनकी प्रगति को रोक दिया। हमें दक्षिण कोरिया की मशहूर कहानी से क्या सीखनी चाहिए और वो कौन सी बातें हैं जो तुम, मैं और अरबों लोग अपनी सरकारों को जोर जोर से बताएं। ये अर्थव्यवस्था की समस्या को समझने के लिए सबसे पहले आपको मिडिल इनकम ट्रैप के खतरे को समझना होगा। और इसे समझने के लिए क्लासिक केस स्टडी मलेशियाई चमत्कार की कहानी है जो 1960 की है। मलेशिया के राज्य मुख्य रूप से जंगलों और दलदलों की जमीन है, इसीलिए ज्यादातर लोग समुद्र के पास या नदियों के किनारे रहते हैं ताकि खाने की कमी को पूरा किया जा सके। सरकार ने तालाब बनाए और उनमें मछलियां छोड़ी ताकि खाने का एक अतिरिक्त जरिया मिल सके। और भले ही उन्होंने पूरा जीवन देश में बिताने के बावजूद वे उस जगह पर कानूनी तौर पर मौजूद नहीं हैं जहां वे पैदा हुए थे, लेकिन उन्हें वे बुनियादी अधिकार नहीं दिए गए जो बाकी नागरिकों को मिलते हैं, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और रोजगार के अधिकार। क्या सच में उनके लिए कोई भविष्य है? क्या वो सच में घर से दूर घर में जी रहे हैं? देखो, 1960 के दशक में मलेशिया कुछ ऐसा दिखता था। वहाँ झुग्गियाँ भरी पड़ी थीं, लोग गरीब थे और मलेशिया एक और गरीब देश था जो बस संघर्ष कर रहा था। जबकि मलेशियाई लोग कमाते थे, साक्षरता दर 96% तक पहुंच गई और आखिरकार मलेशिया ने फ्री ट्रेड जोन, टैक्स में छूट और सस्ती बिजली के जरिए बिजनेस करने में आसानी बढ़ाई। इसी तरह एक दशक के भीतर मलेशिया एशिया की एक बुरी स्थिति से एशिया की एक चमत्कार बन गया। ये देखो, मलेशिया की औसत आय 1970 में $374 थी, जो 1995 तक बढ़कर $4,445 हो गई। और जानो क्या, यह 2011 के अंत तक $10,000 से भी ऊपर पहुंच गई। तो मलेशिया की प्रति व्यक्ति जीडीपी कुछ ही दशकों में 2500% बढ़ गई। लेकिन यहीं से समस्या शुरू हुई। इस चार्ट को देखो, ये दिखाता है कि कोरिया कैसे पोलैंड और चिली ने पिछले 60 सालों में काफी तरक्की की है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि ये तीनों देश शुरू में गरीब ही थे, लेकिन आगे क्या होता है ध्यान से देखो। कोरिया किसी तरह आगे निकल जाता है और अमीर होता जाता है और $30,000 की सीमा पार कर जाता है, जबकि बाकी सारे देश लगभग $15,000 के आसपास ही अटके रहते हैं। क्यों? क्योंकि लोग मलेशियाई चमत्कार के बारे में एक बात भूल जाते हैं। मलेशियाई चमत्कार टेक्नोलॉजी, इनोवेशन या अरबों डॉलर के ब्रांड्स पर नहीं बना था। ये सिर्फ एक चीज पर टिका था, सस्ती मजदूरी पर। मलेशिया ने अपने
अपने दरवाजे खोले। 1980 और 90 के दशक में पूरी दुनिया मलेशिया की तरफ दौड़ी आई। इंटेल, सोनी, AMD, मोटोरोला सब मलेशिया आए क्योंकि इसे एशिया की फैक्ट्री माना जाता था। मजदूरी सस्ती थी, जमीन किफायती थी और सरकार ने बिजनेस शुरू करना बहुत आसान बना दिया था। असेंबली लाइन दिन रात चलती थी, एक्सपोर्ट्स बढ़े और नौकरियां भी जमकर बढ़ी। कुछ वक्त के लिए ये बहुत ही शानदार तरीके से चला। इंटेल कॉर्पोरेशन ने 1972 में पिनांग को अपनी पहली साइट के रूप में चुना था, जो अमेरिका के बाहर था। ये टेक का दिग्गज आज मलेशिया में 8000 से ज्यादा कुशल कामगारों को काम देता है। जैसे जैसे मलेशिया बढ़ रहा है, खुशहाल होते हुए हम देख रहे हैं कि एक उभरती हुई मिडिल क्लास बन रही है, जो ज्यादा सेवाओं की मांग कर रही है। 1980 में मलेशिया की GDP लगभग 25 अरब डॉलर थी और देश की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही थी। मलेशिया उभरते बाजारों के लिए एक पैमाना बन गया है। लेकिन यहाँ एक बात है, जब आपकी एकमात्र ताकत सस्ती मजदूरी होती है तो आपकी सबसे बड़ी चुनौती कोई और सस्ता होता है। मैं दोहराता हूँ, जब आपकी एकमात्र ताकत सस्ती मजदूरी होती है तो आपकी सबसे बड़ी चुनौती कोई और सस्ता होता है। और ठीक यही मलेशियाई चमत्कार के साथ हुआ। जैसे जैसे मलेशिया विकसित हुआ, मजदूरी अपने आप बढ़ गई। तो मजदूरी बढ़ना तो अच्छा लगता है ना? लेकिन समस्या ये थी कि जैसे ही मोटोरोला, इंटेल और बाकी कंपनियों ने कोई सस्ता देश देखा, वो बस जाकर वहीं सेट हो गई। और देखो ये 2020 तक मलेशिया में मैन्युफैक्चरिंग वर्कर्स की औसत महीने की कमाई $458 थी। वहीं वियतनाम काफी कम $310 पर थी। इंडोनेशिया तो और भी कम $28 था और थाईलैंड मलेशिया से थोड़ा नीचे $397 पर था। ये इसलिए नहीं कि मलेशिया फेल हो गया, बल्कि इसलिए कि मलेशिया महंगा हो गया लेकिन बेहतर नहीं हुआ और मलेशिया एक और जाल में फंस गया। बहुत लोग स्कूल तो गए लेकिन एजुकेशन सिस्टम से कोई नई सोच या इनोवेशन नहीं निकली। डिग्री वाले ग्रेजुएट्स तो बने लेकिन उन डिग्रियों को इस्तेमाल करने के बहुत कम मौके मिले। तो 2000 से 2010 तक मलेशिया अब भी असेंबल करता रहा लेकिन डिजाइन नहीं करता था। अब भी एक्सपोर्ट करता था लेकिन अच्छे ब्रांड बनाने में कामयाब नहीं हुआ। मेहनत तो बहुत की पर ऊपर उठ नहीं पाया। आखिरकार जब फैक्ट्री बाहर जाने लगी तो इकोनॉमी के पास कुछ नया नहीं बचा इंजन को बदलने के लिए। और नतीजा ये हुआ कि पहली पीढ़ी ने काम किया लेकिन दूसरी पीढ़ी बेरोजगार रह गई। आखिरकार देश की अर्थव्यवस्था मंदी के द्वार में फंसने लगी और खासकर यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स के लिए वेतन बहुत कम हो गए। उन्हें अपनी योग्यता के मुताबिक नौकरी पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। हर साल 2,50,000 से ज्यादा छात्र उच्च शिक्षा संस्थानों से ग्रेजुएट होते हैं, लेकिन दुख की बात है कि हर 5 में से 1 ग्रेजुएट बेरोजगार रहता है। बेरोजगार। अब मलेशियाई लोगों को मुश्किल वक्त के लिए तैयार रहना चाहिए क्योंकि अर्थव्यवस्था बाहरी परिस्थितियों के चलते असल समस्याओं का सामना कर रही है जिन पर उसका नियंत्रण नहीं है। परियोजनाएं अधूरी छोड़ दी गई हैं, मुद्रा की कीमत गिर रही है, बैंक और बड़ी कंपनियां डगमगा रही हैं। दुनिया भर के विदेशी निवेशक मलेशिया जैसे उभरते बाजारों से अपने पैसे निकाल रहे हैं क्योंकि उन्हें वैश्विक आर्थिक विकास को लेकर चिंता है। इस चार्ट को देखो, मलेशिया की आमदनी 2009 तक बहुत तेजी से बढ़ी, लेकिन उसके बाद आप देखेंगे कि ग्राफ फ्लैट और ऊपर नीचे होता हुआ स्थिर हो गया। कोई बड़ा गिरावट नहीं हुई लेकिन कोई तरक्की भी नहीं हुई। और ये भी देखो, 2023 में मलेशिया के 36% से ज्यादा यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स अंडर एम्प्लॉयड थे। पता है इसका मतलब क्या है? इंजीनियर कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव बनकर काम कर रहे थे, डिग्री धारक खाना डिलीवर कर रहे थे और 4 साल की पढ़ाई के बाद ग्रेजुएट्स को लोगों को स्पैम कॉल करके इंश्योरेंस बेचने को कहा जा रहा था। ये थी मलेशिया की कहानी। इंडिया को भी ये बात बहुत हद तक जान पहचान वाली लग रही होगी, है ना? लेकिन यहीं पर इंडिया को साउथ कोरिया की तरफ देखना चाहिए क्योंकि साउथ कोरिया सच में एक आर्थिक चमत्कार है। 1960 के दशक में दक्षिण कोरिया दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक था। सच कहूँ तो मलेशिया से भी ज्यादा गरीब। ये एक बहुत ही कमजोर, संसाधनहीन और बेसहारा देश था। ये एकदम कंगाली की हालत में था। युद्ध से तबाह हुई अपनी जमीन और बेहद कम संसाधनों के साथ इस देश का कोई भविष्य नजर नहीं आ रहा था। बहुत सारे अनाथ बच्चे और हर जगह भिखारी भरे पड़े थे। कोरियाई युद्ध के खत्म होने के बाद दक्षिण कोरिया अपनी बचे रहने के लिए पूरी तरह से अंतर्राष्ट्रीय मदद पर निर्भर था। खुद से युद्ध के खंडहरों से उबर पाना उसके बस की बात नहीं थी। विदेशी मदद पर निर्भर होने के लिए मजबूर थे। लेकिन पता है उनके पास क्या था? उनके पास एक पीढ़ीगत सोच थी। एक पीढ़ी काम करती, अगली पढ़ाई करती और तीसरी कुछ नया खोजती। इसी तरह से दक्षिण कोरिया की प्रति व्यक्ति आय बढ़नी शुरू हुई। समझाता हूँ, दक्षिण कोरिया की पहली पीढ़ी मजदूरों की थी। वे कपड़ा फैक्ट्रियों, जहाज बनाने की कारीगर जगहों और इस्पात कारखानों में काम करते थे। मेहनत ज्यादा, घंटे लंबे और मजदूरी कम, लेकिन उन्होंने कुछ कीमती बनाया, कुछ ऐसा जो विदेशों में बेचा जा सके और उन एक्सपोर्ट्स से विदेशी पैसा आया। आर्थिक विकास में ये पहली रोजगार की लहर थी जिसने 1970 में सिर्फ $280 था तो 1980 तक इसे बढ़ाकर $1,715 कर दिया। 60 साल बाद कोरिया एक वैश्विक शक्ति बन गया है और दुनिया की 12वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। कोरिया की निर्यात आधारित अर्थव्यवस्था अभी भी 6 उद्योगों से संचालित हो रही है जो भविष्य में और भी ज्यादा बढ़ने की उम्मीद है। यहाँ Hyundai हेवी इंडस्ट्री का ग्लोबल मुख्यालय भी है। दक्षिण कोरिया की शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री दुनिया में नंबर 1 है। दक्षिण कोरिया लगातार 22 साल से व्यापार में अधिशेष दर्ज कर रहा है, कई महीनों तक। दक्षिण कोरिया अपनी मैन्युफैक्चरिंग की ताकत, अपने मुख्य निर्यात उत्पादों की मजबूत बढ़त और बाजारों की विविधता की वजह से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में एक सक्रिय खिलाड़ी के रूप में अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है। फिर आई दूसरी पीढ़ी, ग्रेजुएट जनरेशन। जब फैक्ट्री की नौकरियों से इतनी कमाई होने लगी कि बच्चे स्कूल भेजे जा सके तो सरकार ने कदम उठाया और STEM एजुकेशन में जबरदस्त निवेश करना शुरू किया। STEM मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स। और 1980 के दशक तक दक्षिण कोरिया दुनिया के टॉप इंजीनियर, साइंटिस्ट और मैनेजर थे। तो अब सिर्फ चीजें बनाने के बजाय दक्षिण कोरियाई खुद ही प्रोडक्ट डिजाइन कर सकते थे, उन्हें बेहतर बना सकते थे और उनकी प्रोडक्शन खुद मैनेज कर सकते थे। मिसाल के तौर पर 1970 और 80 के दशक में दक्षिण कोरिया सिर्फ जापानी पार्ट
पार्ट्स से टीवी असेंबल करता था। लेकिन 1990 के दशक तक सैमसंग सिर्फ टीवी असेंबल नहीं कर रहा था, उसने अपने स्क्रीन डिजाइन किए, खुद के चिपसेट बनाए और ग्लोबल डिस्प्ले इंडस्ट्री में लीड किया। और आज सैमसंग सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं बनाता, ये एप्पल आईफोन में इस्तेमाल होने वाली स्क्रीन डिज़ाइन करता है। सैमसंग एक ऐसा ब्रांड है जो अमेरिका के 100 मिलियन से ज़्यादा घरों में मौजूद है। चाहे वो एंड्रॉयड फ़ोन हो, टीवी, फ्रिज या अनोखे डिस्प्ले, तो ये 13 इंच की डिस्प्ले इतनी बड़ी हो सकती है जितनी 17 इंच की। यही डिस्प्ले का भविष्य है। ली ने इसे दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण और कीमती कंपनियों में से एक बना दिया है। ये सिर्फ डिवाइस ही नहीं बनाता, बल्कि उन डिवाइसों को चलाने वाले चिप्स भी बनाता है। शायद लोगों को ये पता नहीं होता। 3 दशकों तक मेमोरी में नेतृत्व करने के बाद सैमसंग ने 1992 में दुनिया का पहला 64 मेगाबिट डीएम चिप बनाकर अंतर्राष्ट्रीय पहचान हासिल की। दक्षिण कोरिया में इसकी मौजूदगी इतनी व्यापक है कि वहाँ अपनी देश को रिपब्लिक ऑफ सैमसंग कहा जाता है। हर बड़ी कंपनी जैसे एप्पल को सैमसंग के आगे झुकना पड़ता है। उन्हें अपने चिप्स, डिस्प्ले सैमसंग से ही लेने पड़ते हैं। ये ऐसी कंपनी है जिसके बिना किसी को भी अपनी जरूरत की चीजें मिलना मुश्किल है, क्योंकि इसका प्रभाव बहुत बड़ा है। अब इसे अच्छे से समझो। वही कंपनी जो कभी दूसरों के लिए टीवी बनाती थी, अब दुनिया के सबसे प्रीमियम स्मार्टफोन की स्क्रीन चलाती है। ये सिर्फ असेंबली नहीं है, ये असली वैल्यू क्रिएशन है। और जब आप सस्ते मजदूर से वर्ल्ड क्लास इनोवेशन की तरफ बढ़ते हैं, तो यहीं से जीडीपी प्रति व्यक्ति आसमान छूती है। फैक्ट्री की फर्श से इंजीनियरिंग ऑफिस की तरफ ये बदलाव मजदूरी बढ़ाता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है और सबसे जरूरी बात, जीडीपी बढ़ाता है। देखो इसे, साउथ कोरिया की जीडीपी प्रति व्यक्ति 1990 में $6,610 से बढ़कर 2000 तक $12,200 से ऊपर पहुंच गई। फिर आया आखिरी कदम, नवाचारकों की पीढ़ी। ये कोरिया में एक बड़ी ट्रेंड का हिस्सा है, जहां जवान कोरियाई नए बिजनेस शुरू करने की हिम्मत कर रहे हैं। 30 साल से कम उम्र के लोगों द्वारा शुरू किए गए नए बिजनेस की संख्या अब तक की सबसे ज्यादा हो गई है। कोरिया की इंजीनियरिंग की मजबूत पकड़ है और डिजाइन की भी बढ़िया काबिलियत है, जो आजकल बहुत जरूरी है। स्मार्ट कार्स का विकास हो रहा है और आने वाले समय में ड्राइवरलेस गाड़ियां, टेलीमेडिसिन या इंडस्ट्री में रोबोट्स को मैनेज करना जैसे काम होंगे। ये सब ह्यूंडई ने शुरू किया है। मोटर्स इलेक्ट्रॉनिक्स और एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स उन टॉप 10 ग्लोबल कंपनियों में हैं जिनके पास सेल्फ ड्राइविंग टेक्नोलॉजी से जुड़े सबसे ज्यादा पेटेंट्स हैं। रिया ने भी सूचना प्रौद्योगिकी इंडस्ट्री में एक क्रांति लाने की कोशिश की। आईटी बूम के दौरान बनी ये एडवांस्ड कंपनियां अर्थव्यवस्था को एक नया झटका देने में कामयाब रहीं। समझो, इंजीनियरों के बच्चे सिर्फ अच्छे जॉब्स तक ही सीमित नहीं रहे। उन्होंने पेटेंट्स फाइल करना शुरू किया, स्टार्टअप्स बनाए और ग्लोबल ब्रांड्स लॉन्च किए। और 2000 से 2020 के बीच कोरिया सिर्फ एक्सपोर्ट ही नहीं कर रहा था। इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो दक्षिण कोरिया सैमसंग स्मार्टफोन, हुंडई कारें और एलजी डिस्प्ले एक्सपोर्ट करता है। सच कहूँ तो पहले हुंडई को सस्ते और भारी भरकम कारें बनाने के लिए मजाक उड़ाया जाता था, लेकिन अब वे इलेक्ट्रिक वाहनों, लग्जरी मॉडलों में काम करते हैं, हाइड्रोजन से चलने वाले ट्रांसपोर्ट में निवेश कर रहे हैं और यहाँ तक कि फ्लाइंग टैक्सियों पर भी काम कर रहे हैं। ये सब किस्मत से नहीं हुआ दोस्तों, ये 3 पीढ़ियों की मेहनत का नतीजा है। फैक्ट्री के मजदूरों से शुरू होकर इंजीनियर बने, फिर विश्व स्तरीय नवाचारक बने और आज दक्षिण कोरिया सस्ते असेंबली गुड्स नहीं बनाता, बल्कि हाई वैल्यू और दुनिया भर में सम्मानित प्रोडक्ट बनाता है। आज उनके प्रति व्यक्ति आय बस पागलों की तरह बढ़ रही है। ये कोई जादू नहीं है, ये लोग मिलकर आर्थिक सीढ़ी चढ़ रहे हैं। आज दक्षिण कोरिया की प्रति व्यक्ति जीडीपी $33,000 है। यहीं से पता चलता है कि दक्षिण कोरिया ने कैसे $150 प्रति व्यक्ति जीडीपी से $33,000 प्रति व्यक्ति तक एक जबरदस्त बदलाव किया। अगर ये बात तुम्हें साफ समझ आ गई है तो चलो भारत की बात करते हैं, क्योंकि जब हम मलेशिया के रुकने और दक्षिण कोरिया के उभरने को देख रहे हैं, भारत अपने सच्चाई के पल के करीब है, तो सवाल ये है कि कहाँ है भारत, आज कहाँ खड़ा है। खैर, कागजों पर भारत तो बहुत तेजी से बढ़ता दिख रहा है। रिकॉर्ड तोड़ स्टार्टअप्स सामने आ रहे हैं, बुलेट ट्रेन की योजनाएं बन रही हैं, हाईवे तेजी से बन रहे हैं, जीडीपी दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं से भी तेजी से बढ़ रही है। ये सारे आंकड़े बहुत ही आकर्षक लगते हैं, लेकिन अगर ध्यान से देखें तो तस्वीर काफी जटिल है। देखिए, भारत आधिकारिक तौर पर 2007 में लोअर मिडिल इनकम देश बना। आज हमारी प्रति व्यक्ति आय लगभग $2,400 है और अगर आप देखें तो ऐतिहासिक प्रगति की बात करें तो ये काफ़ी बड़ी प्रगति लगती है, लेकिन असल में ये नंबर क्या छुपाते हैं उसे समझना ज़रूरी है। भारत एक ही आर्थिक कहानी नहीं है, बल्कि 3 अलग अलग देश हैं जो एक दूसरे के ऊपर रखे गए हैं। चलो इसे थोड़ा आसान बनाते हैं। टॉप 10% यानी कि करीब 120 मिलियन भारतीय जर्मनी वालों की तरह जीते हैं। प्रति व्यक्ति आय $15,000 से ज़्यादा है। इनके पास ग्लोबल जॉब्स हैं, ये अमेरिका के स्टॉक्स में निवेश करते हैं और जोमेटो से एवोकाडो टोस्ट मंगवाते हैं। बीच के 300 मिलियन भारतीय बांग्लादेश जैसी जिंदगी जीते हैं। ये लोग मेहनत करते हैं, गरीबी से बाहर निकलने की कोशिश में लगे रहते हैं, लेकिन वे बस एक मेडिकल बिल दूर हैं फिर से पीछे गिरने से। और फिर हमारे पास है सबसे नीचे का अरब लोग। यहाँ 1 अरब लोग हैं जिनकी प्रति व्यक्ति आय सिर्फ $1,000 है और ये लोग सब सहारा अफ्रीका के सबसे गरीब इलाकों जैसे जीवन बिताते हैं।
हाँ, आपने सही सुना। 1 अरब से ज्यादा भारतीय दुनिया के सबसे गरीब हिस्सों की तरह जीते हैं। हम बात कर रहे हैं बिना सही साफ सफाई के, बिना स्थिर बिजली के, बिना डिजिटल पहुंच के और बहुत ही सीमित अवसरों के। ये सब खासकर ग्रामीण इलाकों के लिए है, जहां बच्चों को भी सही शिक्षा या सुविधाएं नहीं मिल पाती। क्या उनके पास ऐसे डिवाइस हैं जिनसे वे ऑनलाइन क्लासेस में जुड़ सकें? छोटे बड़े सबके लिए ये रेलवे ट्रैक उनके बाथरूम जैसा ही है। ये सार्वजनिक सुविधाएं गंदी, बदबूदार हैं और यहाँ के लोगों के पास सार्वजनिक शौचालय इस्तेमाल करने का यही एकमात्र विकल्प है। स्मार्ट ग्रिड या स्मार्ट मीटरोलॉजी, सड़क की म्यूजिक लाइट। तो जहाँ भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय $2,400 है, वहीं निचले 70% की आर्थिक स्थिति एक बुरे सपने से कम नहीं है। और यहीं से डरावना मोड़ आता है। बिल्कुल मलेशिया की तरह भारत भी सस्ते मजदूर और इस सबसे नीचे के अरब लोगों से निर्यात पर भरोसा करके हम बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हम फ़ोन, कार और गैजेट्स इकट्ठा करके विकास करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ एक कठोर सच है, सिर्फ मजदूरी से कोई अमीर देश नहीं बनता और सिर्फ फैक्ट्रियाँ ही 1 अरब लोगों को गरीबी से बाहर नहीं निकाल सकती। मलेशिया ने भी ये कोशिश की थी, लेकिन वे फंस गए और आज हमारे सामने 3 बड़ी चुनौतियाँ हैं जिनमें हम सीधे चल पड़ रहे हैं। पहली है भारत में शिक्षा का जाल। भारत में हर साल लाखों ग्रेजुएट निकलते हैं, लेकिन उनमें से केवल लगभग 45% असल में नौकरी की मार्केट के लिए ज़रूरी स्किल्स नहीं है उनके पास। ये स्किल की कमी नहीं है, ये सिस्टम की खराबी है। हम कोचिंग सेंटर तो बना देते हैं, लेकिन कैंपस बनाने भूल जाते हैं। बच्चों को सिर्फ एग्जाम पास करने की पढ़ाई कराते हैं, असली समस्या कैसे हल करनी है ये नहीं सिखाते। नतीजा ये हुआ कि इंजीनियरों को कम वेतन मिलता है, MBA बेरोजगार हैं और एक पूरी पीढ़ी है जिसके पास डिग्री तो है लेकिन कोई दिशा नहीं। असल में इतनी बुरी हालत है कि जब यूपी सरकार ने 62,000 पद निकाले तो 93,000 से ज्यादा लोग आवेदन करने आए, जिनमें 3,700 PhD वाले और 50,000 स्नातक और 28,000 पोस्ट ग्रेजुएट्स। यही वो एजुकेशन ट्रैप है जिसमें हम फंस रहे हैं। तीसरी क्लास की पढ़ाई और नवाचार का बिल्कुल भी मौका नहीं। फिर अगला फंदा है नवाचार की कमी का फंदा। हमारी इतनी बड़ी ताकत और पोटेंशियल होने के बावजूद पता है क्या, इंडिया अपनी GDP का सिर्फ 0.7% ही R&D पर खर्च करता है। और अगर आप इसे दूसरे देशों से तुलना करेंगे तो शर्मिंदा हो जाएंगे। साउथ कोरिया 5.21% खर्च करता है। जर्मनी 2.68%, चीन 2.56% और ध्यान रखो ये हम चीन की ही बात कर रहे हैं। अर्थव्यवस्था जो कि $17 ट्रिलियन की है, जो कि भारत से लगभग 4 गुना बड़ी है। तो अगर आप देखो तो हम प्रैक्टिकली कहीं भी नहीं है दोस्तों। सच कहूँ तो भारत हर साल 100,000 से कम पेटेंट फाइल करता है, जबकि साउथ कोरिया 1,50,000 से ज्यादा पेटेंट फाइल करता है। अमेरिका 2,80,000 पेटेंट फाइल करता है और चीन हर साल 6 लाख पेटेंट फाइल करता है। वे सैमसंग, हुंडई और LG बनाते हैं, जबकि हम अभी भी अगली भारतीय ग्लोबल ब्रांड का इंतजार कर रहे हैं। और सबसे बुरी बात जानो क्या है, हम असेंबली में भी अच्छे नहीं हैं दोस्तों। हम अभी तक वो नहीं बना पाए। अगला सैमसंग बनने की बात छोड़ो, हम अगला हुंडई भी नहीं बन रहे हैं। हम तो सस्ते में मैन्युफैक्चरिंग का खेल भी जीत नहीं पा रहे हैं। पता है ये खेल मलेशिया ने 40 साल पहले खेला था और मैं बताता हूँ क्यों। हम अभी भी बुनियादी साक्षरता के लिए जूझ रहे हैं। हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज आविष्कारक नहीं पैदा कर रहे, बस कॉपी पेस्ट रिसर्च पेपर बनाते हैं ताकि सेमेस्टर पास हो जाए। और तीसरी बात, अगर हमारे लोग काम करना भी चाहें तो हमारे पास फैक्ट्री ही कम है। याद है तुम्हें वो बड़ा सपना बनाने का? भारत, इसका मकसद था भारत को दुनिया की फैक्ट्री बनाना। लेकिन 10 साल बाद क्या हुआ? मैन्युफैक्चरिंग का GDP में हिस्सा लगभग वैसा का वैसा ही रहा। 2014 में ये 15% था और 10 साल बाद भी ये करीब 15 से 17% के बीच ही टिका हुआ है। यही वजह है कि हमारी प्रोडक्टिविटी आसमान नहीं छू पा रही। हमारी सस्ती मजदूरी का सही इस्तेमाल नहीं हो रहा। और अगर कल हम सस्ती मजदूरी में सफल भी हो गए तो भी अगर एशिया या अफ्रीका में कोई और देश मलेशिया की तरह सस्ती मजदूरी देता है तो कंपनियां वहां चले जाएंगी। भारत इसी तरह हम मिडिल इनकम ट्रैप में फंसते जा रहे हैं। तो सवाल ये है कि हमें क्या करना चाहिए? असल में समाधान काफी साफ है। इसे 3 I फ्रेमवर्क कहते हैं: निवेश, नवाचार और पूंजी प्रवाह। बेहतर समझने के लिए एक बार फिर दक्षिण कोरिया की बात करते हैं। 1960 के दशक में जब दक्षिण कोरिया की प्रति व्यक्ति GDP सिर्फ $150 थी, तो उन्होंने विदेश मदद पर निर्भर रहने की बजाय निवेश को आकर्षित करने का रोड मैप बनाया। उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर में भारी पैसा लगाया, जमीन के अधिकारों में सुधार किया, बिजनेस शुरू करना बेहद आसान बना दिया और ज्यादा कुछ किया। सबसे जरूरी बात यह है कि उन्होंने प्राथमिक शिक्षा में पूरा ध्यान लगाकर निवेश किया। इससे फैक्ट्रियां आईं, फैक्ट्रियों ने नौकरियां पैदा की, नौकरियों से आमदनी हुई और उस आमदनी ने लाखों लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। हम यहाँ आंशिक रूप से सफल हो रहे हैं, लेकिन पूरी तरह नहीं। अभी भी बहुत काम बाकी है। मलेशिया ने भी इस पहले चरण में सफलता पाई, लेकिन ज्यादातर देश यहीं रुक जाते हैं। और यहाँ कोरिया ने वो बात समझ ली जो दूसरे नहीं समझ पाए। कोरिया जानता था कि सिर्फ निवेश से ही कोरिया अमीर नहीं बन सकता और ये
यहाँ से अगला चरण शुरू होता है जिसे इन्फ्यूजन कहते हैं, जैसे वैल्यू चेन पर चढ़ना। दक्षिण कोरिया में सप्लाई चेन के नीचे बने रहने की बजाय उन्होंने उसे चढ़ने का फैसला किया। इसके लिए उन्होंने टेक्नोलॉजी इंपोर्ट की। सैमसंग ने जापानी दिग्गजों जैसे सानो और NEC से डिजाइन लाइसेंस लेना शुरू किया। उन्होंने प्रोडक्ट्स को रिवर्स इंजीनियर किया, देश में क्षमता बनाई और बेहतर वर्जन बनाए। और जब सैमसंग ये सब कर रहा था तब कोरियाई सरकार ने उनका साथ दिया। इस लाइन चार्ट को देखो, सरकार ने सबसे पहले एक अहम भूमिका निभाई, जहां उन्होंने टेक्नोलॉजी कॉपी करने वाली कंपनियों को इनाम देने के लिए एडॉप्शन सब्सिडी शुरू की। और जहां मलेशिया सिर्फ इंपोर्ट किए हुए पार्ट्स को असेंबल करता रहा, कोरिया ने ग्लोबल ब्रांड्स की नकल करना शुरू किया और फिर अपने खुद के ग्लोबल ब्रांड बनाए। लेकिन इसका भी एक लिमिट था, क्योंकि किसी न किसी मोड पर आप बस कॉपी नहीं कर सकते, आपको कुछ नया बनाना पड़ता है। और यहीं तीसरा स्टेज आया, जिसे इनोवेशन स्टेज कहा जाता है। इसे फाइनल लीप भी कहते हैं। 1980 और 90 के दशक में कोरिया ने टेक एडॉप्शन पर सब्सिडी देना बंद कर दिया और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भारी निवेश करना शुरू कर दिया। वे कंपनियों को पैसे उस लिए दिए गए थे कि वो कॉपी ना करें, बल्कि इस बार नया कुछ आविष्कार करें, और नतीजे वाकई में ज़बरदस्त रहे। 1980 में कोरिया ने अपने GDP का सिर्फ 0.5% R&D पर खर्च किया था, लेकिन 1990 तक ये 3 गुना बढ़कर 1.6% हो गया। और आज उन्होंने इसे फिर से 3 गुना बढ़ाकर 4.8% कर दिया है। और इसका नतीजा ये हुआ कि प्राइवेट सेक्टर में R&D धमाकेदार तरीके से बढ़ी, एक दशक में 26 गुना। लेकिन एक और ज़रूरी बात है, सिर्फ R&D पर पैसे खर्च करना ही इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की गारंटी नहीं देता, क्योंकि इनोवेशन सिर्फ पैसों का खेल नहीं है, ये एक परिणाम है। काफ़ी होशियार दिमागों को एक साथ लाना पड़ता है, इसलिए तुम्हें इनोवेटर्स चाहिए। और पता है कोरिया ने क्या किया? उन्होंने उच्च शिक्षा पर खर्च बढ़ा दिया, हजारों इंजीनियर, साइंटिस्ट, मैनेजर तैयार किए और नतीजे ज़बरदस्त रहे। सैमसंग ने सिर्फ नूडल्स बेचने से लेकर कर्व्ड OLED स्क्रीन बनाने तक का सफर तय किया। हुंडई ने पार्ट्स जोड़ने से पूरी गाड़ियां खुद बनाने लग गई। LG बजट वाले अप्लायंसेस बनाने से हटकर फ्यूचरिस्टिक बैटरियां और फ्लेक्सिबल डिस्प्ले बनाने लगा। अब तुम्हारे मन में ये आ रहा होगा, भाई इंडिया में भी तो बजाज है, बिडलाइन, रिलायंस, सही है। हाँ, हम करते हैं। कुछ बड़े खिलाड़ी जरूर इंडिया में इनोवेशन कर रहे हैं, लेकिन फर्क ये है कि इंडिया में इनोवेशन एक अपवाद है, जबकि साउथ कोरिया में ये सिस्टम का हिस्सा है। और मैं इसे आंकड़ों से साबित करना चाहता हूँ। 2023 में जब साउथ कोरिया ने दुनिया भर में 1,56,972 से ज्यादा पेटेंट फाइल किए, तो इंडिया ने सिर्फ 82,811 से थोड़े ज्यादा पेटेंट फाइल किए। यानी कि कोरिया ने इंडिया से 2 गुना पेटेंट फाइल किया, जबकि उसकी आबादी इंडिया की तुलना में सिर्फ 1/125 है। तो हाँ, ऐसा देश जिसकी आबादी इंडिया से 100 गुना कम है, फिर भी वो R&D पर ज्यादा खर्च कर रहा है। और ये सच है, भारत से ज्यादा पेटेंट फाइल कर रहे हैं, वो भी एक ऐसा देश जहां 1.4 अरब लोग रहते हैं। तो बताओ यार, मैं देश विरोधी हूं या एक ऐसा देशभक्त जो उस भ्रम को तोड़ रहा है जिसमें हम जी रहे हैं? नीचे कमेंट करके बताओ, ताकि हम भारत को ये समझा सकें कि असली देशभक्ति भ्रम में जीने में नहीं, बल्कि सच को सुधारने में है। और अगर कोई पॉलिटिकर ये वीडियो देख रहा है तो कृपया समझो कि हमारा मकसद आपके काम की बेइज्जती करना नहीं है। हम बस ये चाहते हैं कि हम थोड़ा बेहतर कर सकें। एक क्रिएटर के तौर पर हमारा काम है इशारा करना, गलतियाँ और सुधार की बातें करें, ताकि हमारा देश और आगे बढ़ सके। तो आप और मैं विरोधी नहीं है, हम एक ही टीम में हैं, क्योंकि हम दोनों चाहते हैं कि इंडिया तरक्की करे। तो अगर आप चाहते हैं कि इंडिया आगे बढ़े, तो कृपया हमें बताएं कि आप क्या कर रहे हैं, ताकि हम भी साउथ कोरिया की तरह एक आर्थिक चमत्कार बन सकें। बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको कुछ काम की जानकारी मिली हो तो प्लीज लाइक बटन दबाना मत भूलना, यूट्यूब वाले खुश हो जाएंगे। और ऐसे ही और बिजनेस से जुड़ी बातें जानने के लिए जुड़े रहिए। राजनीतिक केस स्टडीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। अगली वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।